तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, गवर्नर जनरल्स, वाइसरॉयज, इनकी जो क्रोनोलॉजी थी उसको याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत ही एक छोटी सी सिली फनी स्टोरी से याद करने की कोशिश करेंगे। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि एक बार एक हाथी होता है, ठीक है, और हम इस हाथी को बोलने वाले हैं कि ये बहुत ही क्लेवर था। क्लेवर मानेंगे इस हाथी को, एक क्लेवर हाथी होता है। ठीक है, वो क्या करता है, एक कोन के खेत में एक वेल के पास जाके बैठ जाता है। ठीक है, कोन के खेत में वेल के पास जाके बैठ गया। ठीक है, कुछ मिनटों में उस हाथी ने देखा कि एक शेर जो है वो बेंड होके मीट खा रहा है। ठीक, शेर तो मीट ही खाएगा ना, और मीट खाने के लिए उसे बेंड भी होना पड़ेगा। ठीक, तो हाथी डर गया और वो एक पेड़ की डाली पे चढ़ गया। ठीक है, और सोचने लगा कि कहीं ये मायो मुझे भी लिटा के रिप ना कर दे। ये सोच रहा है कि कहीं शेर मुझे भी लिटा के रिप ना कर दे। अब शेर से मायो का जो कनेक्शन है, यानी कि आपको ये कैसे याद रहेगा कि इसने बोला कि मायो मुझे ना लिटा के रिप कर दे, वो ऐसे याद रहेगा कि जो मायो था, लॉर्ड मायो, उसका एक तो ये फैक्ट है कि उसका एक नाम था रिचर्ड साउथवेल बर्ग। ठीक है, और उसको असैसिनेट किया था, किसने किया था, शेर अली ने, शेर अली अफरीदी ने। कहाँ पे, पोर्ट ब्लेयर जेल में। ही वॉज ए कॉन्विक्ट देयर एंड उसने नाइफ से उसे रिप कर दिया था एक तरह से, लॉर्ड मायो को। तो ही डाइड। तो ये मायो कहीं मुझे ना रिप कर दे, जो खुद रिप हुआ है वो कहीं मुझे ना रिप कर दे, ये कनेक्शन आ गया। ठीक है, तो ये डफर अभी सोच में पड़ा ही हुआ था। ये अभी सोच ही रहा है कि इतने में इस खेत का लैंडलॉर्ड वहाँ आता है। कौन आता है, लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड मतलब किसान आता है। किसान किस लिए आता है, उसको क्या चाहिए था, किसान को कर्ज चाहिए था। ठीक है, एंड कुछ ही मिनटों में उसके बाद क्या होता है कि कुछ ही मिनटों में एक हार्ड फोर्ड डीजल कार वहाँ आती है। ठीक है, डीजल किस लिए बोला हमने, ताकि आपको आगे चल के मैं इन डीजल बोलने वाला हूँ। हार्ड फोर्ड, मिनटों में क्या आया, हार्ड फोर्ड। इस हार्ड फोर्ड से क्या मतलब है कि बहुत मस्त गाड़ी आती है। हार्ड मतलब जो अपना गाना है ना, बहुत हार्ड, वो वाला हार्ड। बहुत मस्त गाड़ी आती है, और उस गाड़ी में से कौन निकलता है, हार्ड फोर्ड, फोर्ड वाली मस्त गाड़ी, यानी कि फोर्ड मस्टैंग, वो वाली गाड़ी आती है। और उसमें से कौन उतरता है, विन डीजल उतरता है, अपना ये हीरो उतरता है। ठीक है, फिर उसने क्या देखा, वेल की तरफ देखा, और उसकी नज़र लॉयन पे पड़ी। ठीक है, और उसकी आंखें ग्लो कर उठी। क्यों, क्योंकि भाई वायलेंट बंदा है, शिकारी बंदा है, इसको लगा कि अब मैं इसको मारूंगा। उसकी आंखें चमक गई, तो उसने अपनी गन को निकाला, वेव करते हुए गोली शेर के अंदर माउंट कर दी। वेव करते हुए मतलब गन को ऐसे ऊपर की तरफ उठाया और शूट कर दिया शेर को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये कहानी ख़त्म हो जाती है। अब हम देखते हैं कि इस कहानी से हमें गवर्नर जनरल्स के नाम कैसे याद होंगे। तो देखो, हाथी क्लेवर था, क्लेवर से आया क्लाइव, हेस्टिंग्स आया हाथी से, कौन से आया कॉर्नवालिस, वेल से आया वेलेस्ली, मिंटो से आया मिंटो वन। ठीक है, हाथी से फिर से हेस्टिंग्स। अब देखो, ये जो हेस्टिंग्स है, दिस इज वॉरेन हेस्टिंग्स। ये जो हेस्टिंग्स है, दिस इज मार्क्वेज हेस्टिंग। प्रीलिम्स में एक बार क्वेश्चन आ चुका है ट्रिक करने के लिए, तो दोनों का नाम अलग अलग है, याद रखना। किसने क्या काम किया था वो भी हम अभी आगे चल के याद करने वाले हैं। तो अब इसने क्या देखा है कि एक जो शेर है वो बेंड होके मीट खा रहा है। ठीक, तो ये जो मीट खा रहा है, इससे हमें क्या नाम मिल रहे हैं, बेंटिक एंड मेटकाफ। ठीक, और अब हाथी जो है वो हमारा डर गया है, और वो एक पेड़ की डाल पर जाकर चढ़ गया है। डाल मतलब डलहौजी। ठीक है, ये याद रखना कि डलहौजी, लकड़ी से बनी हुई डाल। अब ये लकड़ी वाला फैक्ट आगे चल के हमारे काम आने वाला है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। और सोचने लगा कि कहीं ये मायो, कहीं से आया कैनिंग, मायो से मायो ही रहा, मुझे लिटा के रिप ना कर दे। लिटन एंड रिपन आ गया। डफर से आया डफरी, एंड लैंडलॉर्ड से आया लैंसडाउन। किसान को कर्ज चाहिए था, तो उससे आया कर्जन। कुछ मिनटों में, मिनटों से आया मिनटो टू। ठीक है, फिर हार्ड फोर्ड डीजल कार आई थी, हार्ड से आया हार्डिंगे, फोर्ड से आया कैम्सफोर्ड। डीजल हमने इसलिए याद किया था ताकि विन डीजल पे आ जाए हम। फिर कौन उतरा है, विन, विन से आया एरविन। उसने क्या देखा है, वेल, वेल देखा तो क्या बन गया, वेलिंगटन। और फिर लॉइन और ग्लो से मिलके क्या बन गया, लिनलिथ गो। और वेव से बन गया वेवल, माउंट से बन गया माउंट बैटन।
ठीक है। ये जो लास्ट के हमारे 3-4 हुए, इनको हम WLWM इस छोटे शॉर्टकट से याद रखेंगे। WLWM वेलिंगटन, लिनलिथगो, वेवल, माउंटबेटन, ठीक है। और इनका जो टाइम पीरियड है वो वेलिंगटन का 1930 से स्टार्ट हो जाता है 36 तक, लिनलिथगो का 36 से 44, 44 से 47 वेवल, एंड 47 से 48 माउंटबेटन। हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा टाइम पीरियड इन चारों में से किसका है? लिनलिथगो का, जो 8 साल का है। ये वही टाइम पीरियड है जब World War II होती है, अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, वो सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। ये वो वाला टाइम है। अब एक छोटा सा फैक्ट हम याद रखने की कोशिश ये करेंगे कि जो माउंटबेटन है हमारे, उन्होंने एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी सर्व किया। कब तक? जून 1948 तक, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, इंडिपेंडेंट 1948 तक। और जो पार्टीशन हुआ था ना, इंडिया और पाकिस्तान बने थे, पाकिस्तान का गवर्नर जनरल कौन बना था? मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। और इंडिया का लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो लास्ट वॉइस रॉय कौन हुआ? देखो, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो वॉइस रॉयशिप तो ख़त्म कर दी ना, एंड जब ख़त्म हो गई तो उस टाइम पे कौन था? माउंटबेटन। एंड गवर्नर जनरल, ये नहीं पोस्ट ख़त्म हुई थी, ये कंटिन्यू रही थी, ठीक है। तो जो इंडिया के गवर्नर जनरल ब्रिटिशर्स में से लास्ट थे वो बने थे माउंटबेटन। अदरवाइज जो ओवरऑल लास्ट थे वो थे सी राजगोपालाचारी। अब हम फटाफट से ये देखने की कोशिश करते हैं कि वॉइस रॉय और गवर्नर जनरल, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। वॉइस रॉय एंड गवर्नर जनरल। अब आपको ये पता होगा 1857 में हुई थी क्या? रिवोल्ट। इसका एक बड़ा कारण क्या था कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनका डिसकंटेंटमेंट, उनको नाराज़गी जो हो गई थी ब्रिटिशर्स से, एक बहुत बड़ा कारण वो थी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इनको अपनी साइड रखने के लिए इन्होंने एक नया ऑफिस बनाया, नया पोस्ट बनाया, जिसको बोला वॉइस रॉय। इसका क्या काम था? पार्ले मतलब बातचीत, कैसी? डिप्लोमेटिक बातचीत। तो ये एक तरह से डिप्लोमेट था, किस किस के बीच में? ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड प्रिंसली स्टेट्स, ताकि उनकी आपस में बात ना बिगड़े और आगे चल के 1857 जैसा और कोई कांड ना हो, ठीक है। और गवर्नर जनरल क्या होता था कि 1857 के बाद एक नया ऑफिस बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। ये कहाँ बैठता था? लंदन में बैठता था, ठीक है। लंदन की पार्लियामेंट में होता था ये। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि क्या, इंडिया को कैसे चलाना है, इंडिया कैसे काम कर रहा है, कुछ भी पूछा जाएगा। अगर पार्लियामेंट को कुछ पूछना है तो किससे पूछेगी? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से। तो ये गवर्नर जनरल इंडिया में उसका एजेंट होता था। तो वो ऑर्डर करता था कि अब अच्छा, इंडिया में इस तरह से हमें गवर्नेंस करनी है, और गवर्नर जनरल उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता था। तो दोनों में ये डिफरेंस होता था, लेकिन दोनों बनता एक ही आदमी था। लाइक अगर माउंटबेटन हमारे इंडिया में अपने इंडिपेंडेंस से जस्ट पहले वॉइस रॉय थे, तो माउंटबेटन ही गवर्नर जनरल भी थे, ठीक है। तो वो एक ही बंदा होता था, बस काम उनका दोनों का डिफरेंस होता था। तो लास्ट में क्या हुआ? वॉइस रॉयशिप तो ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका है, तो पार्ले की ज़रूरत नहीं है ना ब्रिटिशर्स को हमारे प्रिंसली स्टेट्स के साथ, बल्कि प्रिंसली स्टेट्स भी अब ख़त्म हो गई, इंडिया बन चुकी हैं वो तो वॉइस रॉयशिप ख़त्म हो गई, इसलिए लास्ट कौन बना? माउंटबेटन। लेकिन गवर्नर जनरल तो अभी भी रहा था, क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन और जो हमारी फॉर्मल गवर्नेंस स्ट्रक्चर थी वो अभी तक नहीं आई थी ना, उसको आने में थोड़ा टाइम लगा था। तो हम उन्हीं की ट्रेंड्स पे चले और हमने भी गवर्नर जनरल शुरू में रखा। कौन रखा? सी राजगोपालाचारी। तो ये छोटा सा फैक्ट था। फिर अब हम बात करेंगे स्टार्टिंग से। अब देखो, हमें क्या देखना है कि कौन से गवर्नर जनरल के अंडर क्या काम हुए हैं, ये देखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी ड्यूअल गवर्नमेंट जो हमने हुक बनाया हुआ ना, इसी के अराउंड हम सब याद रखते हैं। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। कैसे? देखो, सबसे पहली बात कि ड्यूअल गवर्नमेंट कब स्टार्ट हुई थी? 1764 में। कब एंड हुई थी? 1772 में। ये चीज़ हम कैसे याद रखते हैं? हम याद रखते हैं इसको कैसे? बैटल ऑफ प्लासी से। बैटल ऑफ प्लासी कब हुई? 1757 में। ये हमें एक फैक्ट याद रखना है। इसके अराउंड हमने बाकी सब याद किया हुआ है। क्या, कैसे? कि बंगाल में 2 वॉर हुई थी, एक बैटल ऑफ प्लासी एंड एक बैटल ऑफ बक्सर। फर्स्ट हो गई 1757 में, सेकेंड हो गई 1764 में। इसके कुछ ईयर्स के बाद
ठीक है, कितने ईयर्स के बाद, 7 ईयर्स के बाद, ठीक है। और बक्सर और बंगाल वॉर्स के बाद हमने क्या पढ़ा हुआ, मैसूर। तो ये 1760s में हो रही है, ये 1750s में हो रही है। तो मैसूर वाली वॉर कब हो रही है, 1770 में। फिर उसके हर 10 साल के बाद मैसूर की वॉर हो रही है, ठीक है। 80 में हो रही है, 90 में हो रही है, 1800 में हो रही है। ये अप्रॉक्सीमेट डेट्स हैं। तो एक तरह से हमने एक फैक्ट याद किया है, और उसके बाद हमने सिर्फ ये याद किया है कि इसके बाद हमने मैसूर की वॉर्स पढ़ी, और मैसूर में 4 वॉर्स हुई थी, और फिर हमने उन चारों की लगभग अप्रॉक्सीमेट डेट्स याद कर लिए हैं। मैसूर के बाद हमने पढ़ी मराठा वॉर्स। अब देखो, ये 50 में हुई, ये 60s में हुई, ये 70s में हुई स्टार्ट। ये कब हो रही है स्टार्ट, 80s से जस्ट पहले हो रही है, ठीक है। 1774 से 75 में स्टार्ट हुई है, लेकिन चली कब तक थी, 82। तो क्या हम इसको 80 भी लिख के तो याद रख सकते हैं ना। तो इस तरह से हमने याद किया था। फिर ये हर 20 ईयर्स में हो रही थी। मराठा इसके साथ 3 वॉर हुई थी। एक हुई थी 1780 में लगभग, सेकेंड हुई थी 1789 के आसपास, यानी कि 1800 के आसपास। थर्ड हुई थी 1817 से 1819, यानी कि 1820 के आसपास। तो बस हमने एक फैक्ट याद किया, उससे सारी चीज़ें हमें याद हो गई। ठीक है, वापस चलते हैं। डिवल गवर्नमेंट, बैटल ऑफ बक्सर 1772, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स आता है और उसको ख़त्म कर देता है, ठीक है। 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बन के आता है, वो वॉरेन हेस्टिंग्स, और जो डिवल गवर्नमेंट है उसको ख़त्म कर देता है। अब डिवल गवर्नमेंट क्या थी, डिवल गवर्नमेंट थी कि जो बंगाल था उसमें 2 तरह की एडमिनिस्ट्रेशन थी। एक तो थी फिस्कल, यानी कि मॉनिटरी, यानी कि पैसे वैसे से रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड, ठीक है। दूसरी थी निज़ामत, सॉरी इसको बोलते थे, हिंदी वर्ड इसके लिए था या उर्दू वर्ड जो भी होगा, दीवानी एंड निज़ामत। निज़ामत में क्या था, लॉ एंड ऑर्डर। जब हमारी डिवल गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, तो डिवल गवर्नमेंट में क्या था, दीवानी तो उन्होंने अपने पास रखी हुई थी, ब्रिटिशर्स ने लॉ एंड ऑर्डर के लिए डेप्यूटी निज़ाम रखना स्टार्ट कर दिया था। उसको डेप्यूटी निज़ाम रखना स्टार्ट कर दिया था। उसको पैसा तो देते नहीं थे, लेकिन उसको बोलते थे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, तो उसको बड़ी प्रॉब्लम होती थी। इसीलिए बंगाल जो है वो गरीब होता जा रहा था, ठीक है। उसकी जो रेवेन्यू एक्सप्लॉयटेशन तो ब्रिटिशर्स कर रहे थे, लेकिन डेवलपमेंट नहीं कर रहे थे। क्यों, क्योंकि डेवलपमेंट किसके अंडर आ रही थी, निज़ामत के अंदर, एंड उसके लिए वो पैसा दे नहीं रहे थे, इसलिए बंगाल गरीब होता जा रहा था। एंड जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो करप्ट होती जा रही थी, मतलब उसके एम्प्लॉयज़ करप्ट होते जा रहे थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी बैंक करप्ट होती जा रही थी। ये हमने पिछले लेक्चर्स में बड़े डिटेल में पढ़ा है ढंग से, ठीक है। अभी हम फटाफट से अपनी ट्रैक पे वापस आते हैं। तो जब ये ड्यूअल गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, तो ब्रिटिशर्स के हाथ में निज़ामत भी आ गई। दीवानी तो पहले ही थी, निज़ामत आ गई, लॉ एंड ऑर्डर या एडमिनिस्ट्रेशन आ गई, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब इनको क्या करना पड़ेगा, इनको एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे, है ना। एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे क्योंकि इन्होंने जुडिशरी, पुलिस और सिविल सर्विसेज सेटअप करना स्टार्ट कर दिया है, तो इनको एजुकेटेड इंडियंस की ज़रूरत पड़ी। अब इंडिया को एजुकेट करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो फिर एक डिबेट आता है जिसको बोलते हैं ओरिएंटलिस्ट्स वर्सेस एंजेलिसिस्ट डिबेट। ओरिएंटलिस्ट मतलब जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके बारे में जो स्टडीज़ होते हैं उनको बोलते हैं ओरिएंटल स्टडीज़। तो ओरिएंटलिस्ट बोलते थे कि मॉडर्न एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो एम्फेसिस है वो इंडियन लर्निंग पे ही होना चाहिए। ये बोलते थे कि इंडियंस को इंडियन की चीज़ों ही पढ़ाओ, पुरानी इंडियन एजुकेशन ही दो। एंजेलिसिस्ट बोलते थे कि नहीं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो एक्सक्लूसिवली मॉडर्न स्टडीज़ पे ही हम स्पेंड करेंगे। ऐसा क्यों बोलते थे, बिकॉज हमने देखा ना ये ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रीडी थी, मतलब इसके एम्प्लॉयज़ ग्रीडी थे, तो और इसलिए बैंकरप्ट होती जा रही थी। तो पैसे तो कम बचे हुए थे, पैसे कम बचे हुए हैं तो खर्चा करने के लिए भी कम होंगे ना। तो जितने थोड़े बहुत पैसे हैं वो हम किस पे स्पेंड करेंगे, मॉडर्न एजुकेशन पे। किस लिए, ताकि हमें अपनी जुडिशरी, पुलिस और सिविल सर्विसेज के लिए एम्प्लॉयज़ मिल सकें, ठीक है। अब इसमें भी फिर 2 फैक्शंस थे। एक बोलता था कि ठीक है जो पढ़ाना है पढ़ाओ, लेकिन हिंदी में पढ़ा लो या वर्नाकुलर में पढ़ा लो। एक बोलता था नहीं, इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे। तो ये ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंजेलिसिस्ट का डिबेट था। हमारा जो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स था, इसकी जो लीनिंग थी, इट वाज मोर टुवर्ड्स ओरिएंटलिस्ट्स, ठीक है। तो
ये ओरिएंटलिस्ट लीनिंग वाला था। अब ये फैक्ट हमने इतनी बड़ी डिटेल में किस लिए देखा है? इसलिए देखा है क्योंकि कलकत्ता मदरसा इस टाइम पे बनाया गया। मदरसा हमें पता है ना कि मदरसा में प्राइमरी एजुकेशन दी जाती है मुस्लिम्स में। तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स जो था, इसने अपने टाइम में कलकत्ता मदरसा बनाया। कब बनाया? 1781 में बनाया। ठीक है। फिर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने बनाई? सर विलियम जॉन्स ने बनाई। ठीक है। इंडियंस की तौर तरीक़ों को स्टडी करने के लिए ये बनाई गई थी। ऐसे ही फिर गीता को ट्रांसलेट किया गया। तो आप अगर ध्यान से देखो तो ये सब ओरिएंटलिस्ट चीज़ें हैं ना, कि इंडिया की स्टडीज़ में बिलीव करते हुए ये सब बनाया गया है ना। तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे हुई हैं ये चीज़ें, तो हमें ये इसलिए याद रहेगा। ठीक है। और इसके टाइम पे वॉर कौन सी हुई? देखो, अगर हमें इसका टाइम पीरियड याद है 1773 से 85, और वो कैसे याद है? देखो, ड्यूअल गवर्नमेंट ख़त्म होते ही ये बंदा आया है। ड्यूअल गवर्नमेंट कब ख़त्म हुई है? 1772 में। और वहाँ तक हम कैसे पहुँचे हैं? अपनी बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी से बक्सर, बक्सर से ड्यूअल गवर्नमेंट से उसका एंड 1772। ठीक है। ड्यूअल गवर्नमेंट कब स्टार्ट हो गई थी? बैटल ऑफ बक्सर के ख़त्म होने के जस्ट बाद 1764 में ही स्टार्ट हो गई थी। ठीक है। और हेस्टिंग्स के बारे में एक फैक्ट ये भी याद रखना है कि उसने सबसे ज़्यादा लंबा उसका रेन था। सबसे ज़्यादा देर तक वो इंडिया का गवर्नर जनरल बन के रहा था, विच वॉज 12 ईयर्स का पीरियड। ठीक। अब हालांकि वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस तो बाद में बना था, ये डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे लेकिन। ठीक है। तो वो सबसे ज़्यादा लंबा रेन उसी का था। वॉर्स कौन सी? अगर हम बैटल ऑफ बक्सर से प्लासी से लेके इसका हम निकाल लेंगे कि ये कौन सी ईयर्स तक था, तो हम बैटल्स भी निकाल सकते हैं। कैसे? वही प्लासी, बक्सर, मैसूर, 70, 80, 90, 100 ऐसे करके हम ओवरलैप करके निकाल लेंगे कि फर्स्ट मराठा वॉर कब हुई थी। हमने ये देखा था ना कि मराठा वॉर्स लगभग 80 के अराउंड हुई थी। वो कैसे आए थे? हम 75 और 82 के मिडल को लेके। सेकेंड मैसूर वॉर 80 से 84 में हुई थी। यहाँ पे हम कैसे आए थे कि 50, 60, 70 एंड 80 में सेकेंड वॉर हुई थी ना। तो इस तरह से हम एंग्लो मैसूर वॉर लेके आए थे। तो ऐसे ही हम लगभग सारे गवर्नर जनरल्स की कौन सी वॉर हुई, कौन सी ट्रीटी हुई, वो सब निकाल सकते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बड़े प्यार से एंग्लो फ्रेंच की वॉर, उनका टाइम, उनमें कौन सी ट्रीटी कब हुई, कहाँ हुई, वो सब लर्न किया था। ऐसे ही एंग्लो मैसूर की भी ट्रीटीज लर्न करी थी, एंग्लो मराठा की भी ट्रीटी हमने लर्न करी थी। तो ट्रीटी हम दोबारा नहीं, एक बार देखते हैं बिकॉज वो ऑफ ट्रैक हो जाएगा। आगे चलते हैं अभी के लिए। ठीक है। तो अब हम दोबारा देखते हैं एक बार के लिए कि ड्यूअल गवर्नमेंट जो था वो हम पढ़ चुके हैं। दीवानी निज़ामत कैसे क्या हुई, उनको निज़ामत मिल गई। अब करप्शन इश्यूज़ तो ऑलरेडी थे ही EIC में, वो भी हम देख चुके हैं। जैसे ही ड्यूअल गवर्नमेंट अबॉलिश हुई तो हमें ब्रिटिशर्स को निज़ामत मिल गई। किसके अंडर आई? वॉरेन हेस्टिंग्स के अंडर। तो अब निज़ामत को टेक ओवर करने के लिए इनको पुलिस और जुडिशरी बनानी पड़ेगी। तो इसलिए वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे कुछ रिफॉर्म्स हुए पुलिस एंड जुडिशरी में। ठीक है। किसने किए? सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स ने, हमारे हाथी ने। ठीक है। अब जुडिशरी का छोटा सा बैकग्राउंड देखते हैं। जो मुगल्स थे या एंशियंट टाइम पीरियड था, उसमें फॉर्मल जुडिशरी नहीं होती थी। उसमें क्या होता था कि जो किंग ने बोल दिया वही जस्टिस है। ही वॉज कंसिडर्ड फाउंटेन हेड ऑफ जस्टिस। ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स के टाइम पे ऐसा नहीं था। उसने क्या किया? जुडिशरी में 2 हेड बनाए, सिविल एंड क्रिमिनल। ठीक है। 2 हेड मतलब 2 तरह से जुडिशरी सेटअप करी, 2 साइड से जुडिशरी सेटअप करी। सिविल साइड पे क्या बोला कि डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत ये बनाई, और क्रिमिनल साइड पे डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत बनाई सबसे लोअर लेवल पे। जो मतलब रिवेन्यू साइड पे कलेक्टर के अंडर रख दी, मतलब जो ऑफिसर बनाया उसको कलेक्टर बोला। एंड जो क्रिमिनल अदालत बनी उसको इंडियन ऑफिसर के अंडर रखा। अब देखो, ये फिर से ओरिएंटलिस्ट वाली बात आती है कि इसको इंडियंस में यकीन है। ही बिलीव्स इन इंडियन स्टडीज़ एंड इंडियन कस्टम्स, उन सब में। तो इसने इंडियन ऑफिसर्स के अंदर रख दिया। एंड मुस्लिम लॉ एडमिनिस्टर किया गया किसके अंदर? फौजदारी अदालत के अंदर। ठीक है। फौजदारी मतलब वही क्रिमिनल वाली अदालत। और अपील जो थी वो किस में? सदर निज़ामत अदालत। ठीक है। जो अदालत जिसमें अपील जाएगी वो है सदर निज़ामत अदालत। ठीक है। और कहाँ बनाई गई है ये? मुर्शिदाबाद में। मुर्शिदाबाद क्या थी? हमने देखा था पुराने लेक्चर में, बंगाल की कैपिटल होती थी। और बंगाल को किसने बनाया था? मुर्शिद कुली खान ने। ठीक है। इधर डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत बन गई कलेक्टर के अंडर। ठीक
ठीक है। और उसमें हिंदू लॉ हिंदूज़ के लिए, मुस्लिम लॉ मुस्लिम के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पर्सनल लॉज हैं, ये सिविल लॉज हैं, सिविल साइड वाले लॉज हैं, यानी कि इनहेरिटेंस कि किससे किसकी शादी हो सकती है, कितनी शादी हो सकती हैं, किसके मरने के बाद ज़मीन किसको मिलेगी, वो सब वाले लॉज हैं। तो वो पर्सनल लॉज होते हैं ना, हिंदूज़ में थोड़े डिफरेंट, मुस्लिम्स में थोड़े डिफरेंट। तो इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट लॉज। ठीक है। और अपील कहाँ पे? सदर दीवानी अदालत में, जो कहाँ पे थी? मुर्शिदाबाद में ही। हम्म? तो ये थे मेन रिफॉर्म्स वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम के। ठीक है। अब इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव देखें एक बार। पॉजिटिव ये था जुडिशरी में रिफॉर्म्स का कि रूल ऑफ लॉ आ गया इंडिया में, कि अब सेम रूल सबके लिए चलेगा। ऐसा नहीं है कि किंग ने बोला कि दो लोग, मान लो दो लोग चोरी करके आए हैं, पहले को कम सज़ा दे दी, दूसरे को ज़्यादा दे दी, बिकॉज आज किंग गुस्सा था, आज किंग हैप्पी था। ऐसा कुछ नहीं है। अब रूल ऑफ लॉ है, अपने विम्स एंड फैंसीज से लॉ नहीं चलेंगे, रूल ऑफ लॉ से चलेंगे। ठीक है। एंड लॉज की कोडिफिकेशन होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है। पर्सनल लॉज की जगह कोडिफिकेशन स्टार्ट हो गई, मतलब कस्टम्स एंड रूल्स जो ट्रेडिशनल कस्टम्स थे उनकी जगह प्रॉपर लॉज बनने लग गए। गवर्नमेंट सर्वेंट्स को आंसर करना पड़ता था कोर्ट में, मतलब अगर आपको कोई काम दिया गया आप नहीं किया है तो उसके लिए आप पे केस हो सकता था, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं अगर आप। तो ये पॉजिटिव्स थे उस टाइम के। नेगेटिव क्या था कि कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सपेंसिव हो गई प्रोसेस। देखो पहले इंडियंस बड़े सिंपल थे ना, पंचायत बिठा ली, सॉल्यूशन निकाल लिया आपस में भाईचारे से। लेकिन अब क्या है कि कोर्ट में जाओ, फीस भरो, तो कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेंसिव हो गई इंडियंस के लिए। जिसके पास ज़्यादा पैसे थे वो मैनिपुलेट कर सकते थे सिस्टम को। कोर्ट ओवर बर्डन हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट आंसरेबल हो गए कोर्ट में। यूरोपियंस टू बी ट्राइड बाय यूरोपियंस ओनली, ये भी एक प्रॉब्लम थी कि यूरोपियंस का केस सिर्फ यूरोपियंस ही सुन सकते थे। एंड ओवर बर्डनिंग ऑफ कोर्ट से याद आया कि आज के दिन भी इंडिया में सबसे ज़्यादा जो लिटिगेंट है, सबसे ज़्यादा बड़ा जो लिटिगेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है। यानी कि कोर्ट्स में जो सबसे ज़्यादा केसेस हैं उसमें एक पार्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज़रूर है। ठीक है। अब जुडिशरी हम देख चुके हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स ने पुलिस में भी कुछ रिफॉर्म्स किए थे। क्या रिफॉर्म्स किए थे कि पहले जो मुगल्स थे उन वो मतलब प्रॉपर पुलिस सिस्टम नहीं होता था। हेस्टिंग्स के टाइम पे क्या हुआ, फौजदारी थाना स्टार्ट हुआ टाउन्स में। ठीक है। एंड स्मॉलर पुलिस स्टेशंस भी स्टार्ट हुए जहाँ पे ज़मींदार इन्वॉल्व थे। ठीक है। देखो ज़मींदार आ गया, यानी कि भाई इंडियंस में इंडियंस में यकीन वाली बात आ गई कि हेस्टिंग्स को इंडियंस में यकीन था। अब मैं बार बार इस चीज़ को पॉइंट आउट इसलिए कर रहा हूँ कि आगे चल के जो कॉर्नवालिस आएगा उसको इंडियंस में यकीन नहीं था, तो वो रिफॉर्म्स ऐसे लाएगा कि वो इंडियंस को हटाएगा इन सब में से। ठीक है। तो अब देखो आ गई कॉर्नवालिस की बात। पीरियड है 7 ईयर्स का। इसको लगता था कि इंडियंस जो हैं वो करप्ट एंड नॉन वर्दी हैं, इसलिए इंडियंस को हटाने की कोशिश करेगा। अब ये फॉर्मल पुलिस एंड सिविल सर्विसेज का फादर माना जाता है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। कौन है? कॉर्नवालिस। और कहाँ से पहुँचोगे आप? देखो डिवेल गवर्नमेंट से वो निज़ामत वगैरह मिली है। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि निज़ामत मिली है, तो अब ये जुडिशरी एंड पुलिस सर्विसेज सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा जो हेस्टिंग्स था उसने स्टार्टिंग तो कर दी, लेकिन जो बेटरमेंट है, जो प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग है, वो कॉर्नवालिस के टाइम पे आई, इसलिए उसको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज एंड पुलिस माना जाता है। देखो इसने क्या किया, आते ही सबसे पहले सिविल सर्वेंट्स की सैलरी को बढ़ा दिया। इससे क्या फ़ायदा हुआ? इसको लगता था कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो करप्ट इसलिए हैं क्योंकि उनकी सैलरी कम है, इसलिए वो प्राइवेट ट्रेड करते हैं और इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो गरीब होती जा रही है। तो हम ये चीज़ अपने एथिक्स में या ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं, करप्शन कैसे कम होगा उन सब चीज़ों में। ठीक है। उन सब में एग्जांपल देते हुए यूज़ कर सकते हैं। एंड ही रिलीव्ड ज़मींदार्स ऑफ देयर ड्यूटीज़। देखो ज़मींदार को इसने ड्यूटी दे रखी थी हेस्टिंग्स ने। अब इसको लगा कि इंडियंस करप्ट हैं एंड नॉन वर्दी हैं, इसलिए इसने आगे उनको हटाना स्टार्ट कर दिया है। फिर पुलिस में भी इसने कुछ रिफॉर्म्स किए, यानी कि फॉर एग्जांपल एसपी को हेड बना दिया एक डिस्ट्रिक्ट में, मतलब जो हेड बनाया उसके ऑफिस का नाम क्या रख दिया? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये रिफॉर्म्स आपको खुद पढ़ने हैं, ईजी हैं, हुक मैंने आपको दे दिए हैं जिनके अराउंड आप चीज़ों को याद रखेंगे, तो इनको ढंग से याद करिए। एंड हो सके तो एक छोटी सी समरी यूट्यूब, अगर आप वीडियो देख रहे हैं ये, तो उसके कमेंट्स में मेरे को लिख के दीजिए। मैं आई विल मेक श्योर कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँ। ठीक है। आपने क्या अच्छा लिखा है, क्या बुरा लिखा है, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी समझ आई है वो मैं ज़रूर बताऊँगा। ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक भी करना है प्लीज़। ठीक है।
फिर आगे चलते हैं। अब जुडिशरी में भी कॉर्नवालिस ने कुछ रिफॉर्म्स किए हैं, वो भी देख लेते हैं फटाफट से। ठीक। अब फिर वही बात कि इसको लगता था इंडियंस करप्ट हैं, तो इसने उनको एक्सक्लूड करने की कोशिश करी जुडिशरी में से। क्या किया कि सिविल साइड पे एंड क्रिमिनल साइड पे वही ज़िला कोर्ट बना दिया डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत की बजाय, यानी कि इसको अबॉलिश कर दिया एंड ज़िला कोर्ट बना दिया। ऐसे ही जो डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत थी उसको अबॉलिश कर दिया एंड दरोगाई अदालत बना दिया। और इसके साथ साथ देखो पहले क्या थी, सदर दीवानी अदालत, वो निज़ामत अदालत थी ना मुर्शिदाबाद में, इसने उनको अबॉलिश करके सर्किट कोर्ट्स बना दिए, कलकत्ता में, ढाका में, मुर्शिदाबाद में, पटना में। ये सारी चीज़ें आप देखो बंगाल में है। उस टाइम का जो बंगाल था उसमें क्या क्या जगह इन्वॉल्व थी, मतलब क्या क्या जगह जोग्राफिकली उसमें इंक्लूडेड थी। उड़ीसा का कुछ पार्ट, वेस्ट बंगाल आज वाला, बिहार आज वाला, एंड बांग्लादेश आज का जो है, और असम का कुछ पार्ट। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा होता था उस टाइम का बंगाल। और देखो ये सारी चीज़ें उसके अंडर ही हैं, लाइक उस बंगाल, उस अर्स्ट वाइल बंगाल की ही ये सारी लोकेशंस हैं। ऐसा क्यों, उसने और कहीं पे इंडिया में क्यों नहीं बनाया? मान लो केरला साइड मैसूर या कर्नाटक या मराठास की जो वो जगह है वहाँ पे कोर्ट्स क्यों नहीं बने हैं? क्योंकि ये देखो कॉर्नवालिस का हम टाइम एक बार दोबारा से देखें तो कौन सा टाइम है, 1786 से 93 का। ठीक है, अब हम यहाँ पे दोबारा से जाएं अपनी इस पे 80s एंड 90s में तो फाइटिंग चल रही है ना, अभी एनेक्सेशन तो हुआ ही नहीं है। मराठास की फाइट भी फर्स्ट फाइट 80 में स्टार्ट हुई है, 80 के अराउंड, है ना। तो अभी सिर्फ बंगाल इनके हाथ में है। और बंगाल कब हाथ में आ गया था? पहली लड़ाई कौन सी थी? बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में हुई, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुई। तो 64 में बंगाल इनके हाथ में आ चुका था, बाकी सब अभी इनके हाथ में आया नहीं है, एनेक्स हुआ नहीं है, इसलिए मोस्टली जो कोड्स वगैरह हैं वो वहीं बन रहे हैं अभी। ठीक है, कॉर्नवालिस कोड, उस टाइम पे एक बॉडी ऑफ लेजिस्लेशन आई थी जिसको बोला गया था कॉर्नवालिस कोड। कब आई? 1793 में। इसमें बहुत सारी रिफॉर्म्स आए। क्या आए? फॉर एग्जांपल सेपरेशन ऑफ रेवेन्यू एंड जस्टिस। ये देखो जस्टिस में हमने देखा कि इसने जमींदार्स को अपनी ड्यूटीज से रिलीव कर दिया। और यहाँ पे देखो जो हमारा वॉरेन हेस्टिंग्स था हाथी वाला, उसने कलेक्टर को दे रखी थी जुडिशरी। कलेक्टर का मतलब क्या होता था उस टाइम पे? जो रेवेन्यू कलेक्शन करता है। तो कॉर्नवालिस ने आके उन सबको हटा दिया है। ठीक है, तो एक तरह से रेवेन्यू एंड जस्टिस को सेपरेट कर दिया है। प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ लॉ, देखो लॉ तो वहाँ पे भी आने स्टार्ट हो गए थे हेस्टिंग्स के टाइम पे, लेकिन अभी इसने उनको और सॉलिडिफाई किया है इस प्रिंसिपल को कि लॉ से ऊपर कोई नहीं है। इस प्रिंसिपल को इसने और ज़्यादा सॉलिडिफाई कर दिया है। ठीक है, एंड परमानेंट सेटलमेंट लेके आए, ये लैंड रिफॉर्म्स वाली चीज़ आ गई, ज़मींदारी सिस्टम ये ले आया है। ये भी हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम क्या देख रहे हैं कि कौन गवर्नर जनरल किसके बाद आया था एंड किसने कौन से काम किए थे, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं किसी भी काम के। ठीक है, तो कॉर्नवालिस के बाद कौन आता है? वेल। वेल पे हम कैसे पहुंचेंगे? जो हाथी था हमारा कहाँ जाके बैठ गया था? कॉर्न के खेत में। कहाँ पे? वेल के पास। तो वेल से क्या बन गया हमारा? वेलिज्ली बन गया, है ना। अब देखो सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलिज्ली लेके आया था। कैसे याद रखना है? डबल एल डबल एल। ठीक है, और हैदराबाद जो था वो फर्स्ट स्टेट थी जिसको सब्सिडरी अलायंस से मिलाया गया था इंडिया के अंदर, ब्रिटिश इंडिया के अंदर। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई सब्सिडरी अलायंस की बात। एक आता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो कौन लेके आया था? डलहौजी। डी एल टी एल डी डी एल। ठीक है, तो ये मैं ऐसे याद रखता हूँ, आप लोग भी इसको याद रख सकते हो कि डबल एल डी एल। जनरली क्वेश्चन क्या बनते हैं, इनको स्विच कर देते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इधर लिख देंगे एंड इधर ये डलहौजी लिख देंगे, और ऐसे पूछ लेंगे, मतलब इसके सामने ये लिख के इसके सामने ये लिख के पूछ लेंगे कि कौन सा सही मैच है या कौन सा सही नहीं मैच है। इस तरह की चीज़ें पूछ सकते हैं। ये दो इम्पॉर्टेंट हमारी स्कीम्स होती थी ब्रिटिशर्स की, जिससे ये एनेक्स करते थे स्टेट्स को।
तो आपने ये छोटी सी चीज़ याद रखनी है, डबल एल डी एल। ठीक है। फिर आती है बात बेंटिक की। बेंटिक कब से कब था? 1828 से 1835। हम सारे गवर्नर जनरल याद नहीं रखेंगे, सिर्फ से इम्पोर्टेंट याद रखेंगे हम। ठीक है। बेंटिक, क्या मैं बेंटिक को थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख सकता हूँ? BEN की बजाय BAN लिख दूँ? बैन, बेंटिक। तो उसने क्या किया? बैन किया सती एंड ठगी को। ठीक है। और आप ये देखो, ये टाइम किसका है? राजा राम मोहन रॉय का है। ही वॉज ऑल्सो बैटिंग फॉर बैनिंग सती वगैरह के अगेंस्ट। तो राजा राम मोहन रॉय भी हमारे काम कर रहे थे। कब का टाइम है ये? 1828 से 35। अगर हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएँ, बैन से सती ठगी पे पहुँच जाएँ, और अगर हमें याद हो कि राजा राम मोहन रॉय इस टाइम के आसपास एक्टिव थे, तो इस कनेक्शन से हम दोनों तीनों का टाइम निकाल सकते हैं। सती बैन कब हुई, बेंटिक कब आया, राजा राम मोहन रॉय कब एक्टिवेट थे, लगभग हम पहुंच सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, है ना, आपस में कनेक्शन से। ठीक है। एंड देखो, जो 1773 का एक्ट था, सॉरी मैंने अभी तो बताया नहीं है ना, ब्रिटिशर्स जो थे टाइम पे कुछ एक्ट्स भेजते रहते थे इंडिया में गवर्नेंस के लिए। ठीक है। उनमें से सबसे पहला जो एक्ट आया था वो था 1773 में। ठीक है। वो था रेगुलेशन एक्ट ऑफ इंडिया, रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773। इस एक्ट ने क्या बोला कि जो बंगाल है, अब देखो बंगाल प्रॉस्परस था। आपने एंशियंट इंडिया में भी पढ़ा होगा कि वो एरिया था जहाँ पे मगध होता था, और मगध जो था वो काफ़ी रिच था, बिकॉज वहाँ पे जंगल खूब सारे होते थे, वहाँ पे रिवर अच्छी खासी बहती थी, हिली एरिया था, इसलिए कोई उसको इन्वेड नहीं कर पाता था, है ना। और जो हमारा मॉडर्न इंडिया है उसमें भी हम कुछ ऐसा ही पढ़ते हैं कि अगर ये मॉडर्न इंडिया है तो यहाँ से जो मराठा थे वो इन्वेड करते रहते थे, लेकिन बंगाल उनको दूर पड़ता था, है ना। और अगर ये मॉडर्न इंडिया है, ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, ये इधर से राजस्थान वगैरह है, तो यहाँ से अहमद शाह अब्दाली और जो हमारे इधर से इन्वेजन्स होते रहते थे, उससे नॉर्थ इंडिया परेशान रहता था, लेकिन बंगाल उन सब से भी बचा हुआ था, इसलिए बंगाल काफ़ी प्रॉस्परस होता था। एंड सिंस ये प्रॉस्परस था, ब्रिटिशर्स के पास आ चुका था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी था। इसलिए क्या हुआ कि जब 1773 का एक्ट आया तो बंगाल की जो गवर्नेंस थी, बंगाल का जो गवर्नर था, उनको इन्होंने ज़्यादा पावर्स दे दी। किसके ऊपर? बाकी टेरिटरीज़ के ऊपर, जो इनकी बॉम्बे या मद्रास साइड में इनको जो मिली हुई थी अभी तक, उन टेरिटरीज़ पे बंगाल के गवर्नर को ज़्यादा पावर दे दी। और क्या बोला? तो 1773 का जो एक्ट था उसमें गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। ये बोल दिया कि अब से आप गवर्नर जनरल हो, जनरल जोड़ दिया उसके नाम में, यानी कि उसकी जो पोस्ट है उसको थोड़ा सा बढ़ावा दे दिया है। ठीक है। लेकिन ये चीज़ कब तक चली? 1833 तक। 1833 का जो एक्ट आया उसने क्या किया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इसकी पावर को और बढ़ा दिया, और इसको बोला कि अब आप गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं, अब आप गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहोगे, इंडिया बोला जाएगा आपको। तो 1833 में कौन था हमारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल उस टाइम पे? बेंटिक। ठीक है। टाइम पीरियड देखो। ठीक है। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना 1833 में? बेंटिक। तो अगर आप ये अपने दिमाग में सेटल कर लो कि 1833 के एक्ट से GGV क्या बना था? GGI बना था। ठीक है। तो और आपको ये याद रह जाए कि ये बेंटिक बंदा था जो ऐसा बना था, तो बेंटिक की टाइम पीरियड पे आप पहुंच सकते हो, और टाइम पीरियड पे पहुंच जाओगे तो आप सती बैन, ठगी बैन, राजा राम मोहन रॉय और इसने बाकी जो काम किए हैं उन पे भी आराम से पहुंच जाओगे। तो बस अभी के लिए क्या याद रखो, ही वॉज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बनेगा? GGB कौन बना फर्स्ट? वो बना हमारा हेस्टिंग्स। क्यों? क्योंकि कौन सा एक्ट लेके आया था? 1773 का एक्ट लेके आया था ये पोस्ट। लेकिन जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल था वो कौन था? वो था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। कैसे बना? बैटल ऑफ बक्सर को जीत के बना था। ये ज़्यादा खिचमिच इसलिए हो रहा है आज बिकॉज ये लेक्चर मैं कल ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ इसी नोट्स पे, एंड सबकी डिमांड आई थी कि दोबारा से नोट्स वीडियो नोट्स अपलोड करो,
बिकॉज़ कल ये वीडियो मैं बना नहीं पाया था, मैंने गूगल मीट पे पढ़ाया था। तो काम चला लेते हैं अभी के लिए। आई थिंक समझ में आ ही रहा होगा। फिर भी कुछ इशू है तो कमेंट्स में मेरे को बता देना। ये वीडियो का लिंक ये जो PDF है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे मैं अपने जो भी मैं लेक्चर्स लेता हूँ उनकी डिटेल्स मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ, तो आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब बेंटिक के बारे में एक और चीज़ है कि वो एजुकेशनल रिफॉर्म्स पे भी काम किया। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 इस नाम से ये एक्ट लेके आया था। किस बेसिस पे लेके आया था? मैकॉले मिनट। मैकॉले इसकी काउंसिल में एक बंदा होता था। मिनट क्या होता है? मिनट का मतलब होता है शॉर्ट नोट। तो मैकॉले ने एक शॉर्ट नोट लाया अपने एजुकेशनल रिफॉर्म्स के ऊपर। उसके बेसिस पे आगे बढ़ेंगे कि क्या हुआ था। एक छोटी सी डिटेल उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बेंटिक के टाइम पे ही लिखा गया, मतलब बेंटिक के टाइम से ही माना गया था, अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। तो अब देखो मैकॉले मिनट हम पढ़ते हैं। अभी थोड़ी देर पहले देखा था ओरिएंटलिस्ट एंड एंजेलिस्ट का जो डिबेट है। क्या डिबेट था कि इंडियंस को क्या पढ़ाया जाए, हिंदी में, इंग्लिश में, वेस्टर्न एजुकेशन या कौन सी वाली एजुकेशन, जरा मॉडर्न एजुकेशन दें या फिर इंडियन एजुकेशन दें, ये डिबेट था। एंजेलिस्ट क्या कह रहे थे कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम है एंड उसको हमें वेस्टर्न एजुकेशन देने पे ही स्पेंड करना है। फिर डिबेट क्या बनता था कि हिंदी में दें या इंग्लिश में दें। तो जो हमारा ये मैकॉले मिनट आया ना, उसने इस डिबेट को बोला कि इंडियंस को एजुकेट करेंगे, इसमें एंजेलिसिस्ट जीत गए, बोले कि इंग्लिश में एजुकेट करेंगे और वेस्टर्न एजुकेशन देंगे। तो ये वाला हेड जीत गया, ये हार गए, ये हार गए। देखते हैं। तो ये लोग बोलते हैं कि हमें इन फेवर ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लिट थ्रू इंग्लिश मीडियम, ये इनकी विक्ट्री हो गई एंजेलिसिस्ट के ऊपर, सॉरी ओरिएंटलिस्ट के ऊपर। एंड मतलब इस मीटिंग में ये निकल के आया कि हम वेस्टर्न एजुकेशन देंगे इंग्लिश में। और एम क्या था कि एक ऐसी क्लास ऑफ इंडियंस बनाना जो ब्लड एंड कलर में तो इंडियन हो बट इंग्लिश और टेस्ट में। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो उस टाइम पे मार्केट में देखो इंडिया से क्या जाते थे, इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जाते थे और ब्रिटेन से क्या बना के लाते थे, ब्रिटेन से फिनिश्ड प्रोडक्ट्स लेके आते थे। ये सस्ता होता था तो इंडिया से सस्ती चीज़ लेके और इंडिया में महंगी चीज़ ला के बेच रहे हैं, तो वो रिच होते जा रहे थे, ठीक है। अब वहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनका तो होल्ड होगा ना अपनी गवर्नमेंट के ऊपर, थोड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो थोड़े पावरफुल होंगे। तो जो मार्केट फोर्सेस थी वहाँ की, वो क्या चाहती थी कि इंडिया में उनका सामान ज़्यादा से ज़्यादा बिके। और वो कब होगा? जब इंग्लिश इन टेस्ट हो जाएं, लोग हैं तो इंडिया के बट इंग्लिश हो जाएं टेस्ट में, ताकि वो इंग्लैंड का ही सामान खरीदेंगे। तो इसलिए एंजेलिसिस जीत गए, क्योंकि वो इंडियंस को ऐसा बनाना चाहते थे कि वो अपना सामान बेच पाएँ, इंग्लिश इन टेस्ट बनाना चाहते थे। एक कारण ये भी था कि इंटरप्रेटर बने, किसके बीच में? गवर्नमेंट एंड मासेस के बीच में, कि इंग्लिश में उनको अपनी पढ़ाई सिखा दो ताकि वो मासेस को गवर्नमेंट का मैसेज, कोई लॉ क्यों बना है, कोई स्कीम कैसी है, गवर्नमेंट को अच्छी इमेज गवर्नमेंट की उन तक पहुंचानी है, चाहे वो बेशक से ख़राब काम कर रहे हैं। तो वो सब काम कौन करेगा? ये इंग्लिश में पढ़ाए हुए इंग्लिश टेस्ट वाले लोग, ठीक है। तो इस चीज़ को क्या बोला गया? इस फिनोमिना को बोला गया डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, कि ऊपर वालों को पढ़ा दो और नीचे इंटरप्रिटेशन के थ्रू अपने आप सामान पहुंच जाएगा, नॉलेज पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इसको बोला गया था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ये अपना एक मेंस का क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो आप इसको ध्यान से पढ़ लेना। कॉन्सेप्ट मैंने बताया, फॉर्मली सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में कैसे लिखना है वो आप मेन बुक्स से पढ़ के सीख जाओगे, ठीक है। और देखते हैं कि बेंटिक के टाइम पे और क्या क्या हुआ था। तो बेंटिक के टाइम पे IPC, इंडियन पीनल कोड बनना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। किसने बनाना स्टार्ट किया था? मैकॉले ने। अब देखो IPC एंड CRPC में क्या डिफरेंस है? एक CRPC होता है, एक IPC होता है। IPC में तो क्या है कि लिस्ट ऑफ क्राइम्स एंड पनिशमेंट, कि ये चीज़ आप नहीं कर सकते हो, ये चीज़ नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल चोरी नहीं कर सकते हो या मर्डर नहीं कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर चोरी या मर्डर किया तो क्या सज़ा मिलेगी, वो सब कहाँ लिखा हुआ है? IPC में लिखा हुआ है। लेकिन
किसी ने अगर चोरी या मर्डर कर दिया है तो उसमें कोर्ट केस कैसे चलाना है, कैसी प्रोसीडिंग्स होंगी, क्या प्रोसीजर रहेगा, वो सब CRPC में लिखा हुआ है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है। अभी जो इंडियन पीनल कोड है ये स्टार्ट तो हो गया था कब, 1830s में या 1835 के अराउंड, जब हमारा लॉर्ड बेंटिक आया हुआ था ना, तब स्टार्ट हो गया था बनना। ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंट फाइनली जाके कब हुआ, ये 1860 में जाके इम्प्लीमेंट हुआ था। फिनिश लाइक इतने सारे डिटेल तैयार करनी होंगी ना, तो टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, तो ये याद रखना कि स्टार्ट कब हुआ 30 में, बना कब 60 में। अब इसके अंदर ना एक सेडिशन लॉ का प्रोविज़न रखा गया था। ठीक है, जो कि सेक्शन 124A है। ये आज के दिन भी है इंडिया में। ठीक है, सेक्शन 124A सेडिशन को रूल करता है। लेकिन ये 1860 में नहीं, इसको ड्रॉप कर दिया था इस प्रोविज़न को, सेडिशन वाले को। लेकिन 1870 में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, यानी कि IPC में इंक्लूड कर लिया गया सेडिशन को। ठीक है, और फिर ये इंडियंस के अगेंस्ट यूज़ किया गया था। किस किस के अगेंस्ट, जैसे बाल गंगाधर तिलक एंड गांधी। तो अगर सेडिशन पे कोई क्वेश्चन आता है मेंस में, तो आप ये डिटेल उसमें मेंशन कर सकते हो, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, चलो अभी बेंटिक पे थे हम। बेंटिक की लाइन याद करो, बेंटिक कहाँ से आया था हमारी स्टोरी में, शेर वाली स्टोरी में, कि शेर बेंड होके क्या खा रहा था, मीट खा रहा था, है ना। तो मीट से बनता है मेटकॉफ। मेटकॉफ के टाइम पे कोई बहुत ज़्यादा खास चीज़ें हुई नहीं थी, लेकिन अगर हमें कोई चीज़ फ्री में याद रह जाए तो हमें याद कर लेनी चाहिए, वो वाली चीज़ है ना। तो बेंड होके शेर क्या खाएगा, कुछ तो खाएगा ना, अदरवाइज बेंड होना मैं कैसे इंक्लूड करता स्टोरी में। तो मैंने बेंड होके मीट इंक्लूड किया हुआ है, जिससे मेटकॉफ बनता है। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत विकीपीडिया से पढ़ के आपका इंटरेस्ट है, कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट याद रहे जो एसे एथिक्स कहीं पे काम आ पाए, तो वो आप देख लेना। ठीक है, तो ये आप सेल्फ स्टडी कर लेना इसकी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब वो जब बेंड होके मीट खा रहा था, बेंड होके मीट खा रहा था लॉयन, शेर हमारा, तो जो हमारा हाथी है उसने क्या किया, वो तो डर गया था ना, और डर के कहाँ चल गया था, चढ़ गया था डाल पर, एक डाली पे चढ़ गया था ना, है ना, एक डाली पे चढ़ गया था। ठीक है, तो डाली से हम कहाँ पहुँचे, डलहौजी। अब देखो डलहौजी, डाल से क्या बनता है, डाल मतलब हिंदी वाली डाल क्या होती है, पेड़ की डाली ना। और वो किससे बनी होती है, वुड से। वुड से क्या आता है, फॉरेस्ट। मतलब वुड को इंग्लिश में एक और वर्ड होता है जो वुड्स के लिए, इवेंट इन टू वुड्स एंड ये सब, उसके लिए फॉरेस्ट बोलते हैं ना। तो देखो वुड्स डिस्पैच नाम से एक प्रोविज़न आया था डलहौजी के टाइम पे, जो एजुकेशन से रिलेटेड था। ठीक है, और एक हंटर कमीशन आया था बाद में 1880s के अंदर, जो किससे रिलेटेड था, एजुकेशन से। क्रोनोलॉजी कैसे याद रहेगी, जब जंगल पहले होगा तभी तो हंटर आएगा ना, जब वुड्स पहले होंगी तभी तो हंटर आएगा। तो दिस इज़ हाउ हंटर एंड वुड्स की क्रोनोलॉजी हमें याद रहेगी। जो गवर्नर जनरल का सेकंड जो लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे, उसमें मैंने वुड्स डिस्पैच, हंटर कमीशन, सैडलर, हर्टोग, वर्धा स्कीम और सार्जेंट प्लान, ये सब जो एजुकेशन रिफॉर्म से चीज़ें आई थी, वो बहुत प्यार से याद करा रखा है सेकंड लेक्चर में भी। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप देख लीजिए। कर्जन से आगे तक के गवर्नर जनरल्स एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स, उसमें बड़े अच्छे से याद कराया मैंने। डलहौजी के टाइम पे, डलहौजी को क्या बोला जाता था, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब देखो डलहौजी से पहले जब हाथी जो कोन के खेत में घुसा था, फिर वहाँ पे वो बैल के पास जाके बैठ गया था, बैंड होकर खाने लग गया था, ये जितने भी तक गवर्नर जनरल्स आए हैं, इन लोगों ने क्या किया है, किसी ने जुडिशरी सेटअप करने की कोशिश करी है, किसी ने पुलिस सेटअप करने की कोशिश करी है, किसी ने कोई कॉलेज वॉलेज बनाया है, जैसे मदरसा वगैरह बनाया था। अब ये सब छोटी मोटी चीज़ें सेटल हो चुकी हैं, जब आया मेन काम करने का टाइम, इंडिया को चीज़ें देने का टाइम, मॉडर्न करने का टाइम। ठीक है, देखो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स तो मैं बता चुका हूँ, DL तो ये वही है सबसे, मतलब जैसे झांसी को एनेक्स डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के अंडर किया गया था। हाँ, और झांसी किसके आसपास, 1857 के आसपास एनेक्स हुआ था ना। तो यहाँ से हम कहाँ पहुँच जाएंगे,
डाली से हम पहुँचेंगे, मतलब DL से पहुँचेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स से पहुँचेंगे झांसी, झांसी को एनेक्स किया था 1857 के अराउंड। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा डलहौजी का टाइम पीरियड। ठीक है, ये चीज़ें बड़ी फास्ट होती हैं एग्ज़ाम में, आप भी 2 दिन बाद रिवाइज करोगे तो फटाफट MCQs में ये सब कर पाओगे। डरना नहीं है, सब हो जाता है, बस काफ़ी बार आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे कि फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोलते थे, क्योंकि पुराने वाले छोटा मोटा काम कर चुके हैं, अब इसके लिए बड़े काम बचे हैं। बड़े काम मतलब इम्पॉर्टेंट काम, जो मॉडर्न इंडिया वाले काम है। सबसे पहला काम क्या था कि एजुकेशन के लिए रिफॉर्म्स लेके आया था ये। ठीक है, इसने बोला कि यूनिवर्सिटीज़ बनाओ कलकत्ता में, मद्रास में, बॉम्बे में। देखो पहले तो वो मदरसा छोटी मोटी चीज़ें बना रहे थे ना, अब ये आके बोलता है कि बड़ी यूनिवर्सिटी बनानी है। फिर आके बोलता है कि रेलवे मिनट, देखो मिनट मतलब मीटिंग की शॉर्ट नोट्स, तो रेलवे के ऊपर जो मीटिंग हुई उसके शॉर्ट नोट्स में क्या बोला गया कि इंडिया में रेल्स आएंगी। 1853 में मुंबई टू थाने पहली रेल चली थी। ठीक है, तो दिस इज रेलवे। फिर इसने इंडिया की समर कैपिटल बनाया शिमला। ठीक है, टेलीग्राफ लेके आए इंडिया में। ठीक है, गंगा कैनाल बनाई इरिगेशन वगैरह के लिए। पंजाब एंड अवध को मैनेज किया। तो अब देखो, एक तरफ तो ये बड़े बड़े रिफॉर्म्स लेके आ रहा है, लाइक मॉडर्न चीज़ें लेके आ रहा है, रेलवे ला रहा है, टेलीग्राफ ला रहा है। दूसरी तरफ पंजाब अवध को एनेक्स कर रहा है, झांसी को एनेक्स कर रहा है। तो एक तरह से पूरे इंडिया को कंसोलिडेट किया प्लस मॉडर्निटी लेके आया है, इसलिए इसको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब ये क्वेश्चन इंडिया इसमें मेंस में बन सकता है कि वाई इज डलहौजी कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, उसमें लिख के आनी होती हैं। डिटेल्स आपने पढ़नी है, याद कैसे रहेंगी, कॉन्सेप्ट कनेक्शन वो सब मैं आपको बता। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जब वो डाल पे बैठ गया था तो क्या सोचने लग गया था कि कहीं ये मुझे ना खा जाए, ऐसे कुछ सोच रहा था ना। तो कहीं से हम कहाँ पे आते हैं, कैनिंग पे। देखो डाल पे चढ़ के क्या सोचने लग गया था कि कहीं ये मुझे ना खा जाए। तो कहीं से क्या, किस पे आ गए हम, कैनिंग पे आ गए। ठीक है, अब देखो वुड्स डिस्पैच में क्या बोला, वुड्स डिस्पैच में क्या बोला था कि ये यूनिवर्सिटीज़ बनानी है, और एक्चुअल में किसके टाइम पे बनाई, 1857 के अराउंड। किसके टाइम पे बनाई, कैनिंग के टाइम पे। ये फर्स्ट वॉइस रॉय था, ये मैं आपको बता चुका हूँ। क्यों, क्योंकि 1857 में रिफॉर्म्स आए, वॉइस रॉय का ऑफिस सेट हुआ, एंड फर्स्ट वॉइस रॉय ये बना हमारा। तो आपको इसका नाम मुझे बताना है। ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 57 हुई, 1857 हुई इसके टाइम पीरियड के अंदर, है ना। एक और जो मेन चीज़ हुई थी वो हुई थी कि पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट हो गया था इंडिया में। जैसे कि आज होता है ना कि मिनिस्ट्रीज अलग अलग होती हैं, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री अलग है, एजुकेशन मिनिस्ट्री अलग है, इस तरह की चीज़ें। तो वो सब कब स्टार्ट हुआ था, 1861 में एक एक्ट आया था, किसके टाइम पीरियड के अंदर, कैनिंग के अंदर। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अब शेर वाली चीज़ स्टोरी दोबारा करते हैं। कहीं ये मायो मुझे लिटा के रिप ना कर दे, तो उससे आएगा मायो, लिटन एंड रिपन। ठीक है, लॉर्ड मायो, लॉर्ड मायो का टाइम पीरियड 69 से 72। याद रखने की कोशिश करना, अभी बताते हैं आगे। ठीक है, ये याद ध्यान रखना कि इसका नाम था रिचर्ड साउथवेल बर्ग, एंड इसको असैसिनेट किया था शेर अली अफरीदी ने। कहाँ पे, पोर्ट ब्लेयर में। ही वॉज ए कॉन्विक्ट। ठीक है, अब इसने क्या किया कि स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया, एंड फर्स्ट सेंसस भी इसी ने कंडक्ट करी। ठीक, और एक मायोज रेजोल्यूशन नाम से बॉडी ऑफ लेजिस्लेशन ये लेके आया था, जिसमें क्या था कि कॉन्टिन्यूएशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस ऑफ आफ्टर कॉन्टिन्यूएशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर 1857। ठीक है, उनका कॉन्टिन्यूएशन था ये। क्या चेंज लाया, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। देखो
आपने देखा कि 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, उससे पहले 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर चल रही है ना। उसके कारण 1857 में रिवोल्ट हुआ। ठीक है, तो यहाँ से उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट कर दी ताकि इंडियंस को खुश किया जा सके। क्या डिसेंट्रलाइजेशन करी? प्रोविंसेस को बोला कि तुम टैक्स ले सकते हो। देखो, एक तो पूरा इंडिया है, वो बहुत सारे प्रोविंसेस से बना हुआ था उस टाइम पे। इन प्रोविंसेस को बोल दिया कि तुम टैक्स ले सकते हो। ये डिसेंट्रलाइजेशन लेके आए। ठीक है, अब बात आती है लिटन एंड रिपन की। ये बोलता है लिटा के रिप ना कर दे, उससे बना लिटन एंड रिपन। ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि लिटन वॉज ए बैड गाय एंड रिपन वॉज ए गुड गाय। ये आपको याद कराएगा इन दोनों के इनके टाइम पे जो जो चीज़ें हुई हैं उनको ध्यान में रखने में। कई बार ऐसा होता है कि मतलब इसने कुछ काम किए होंगे जिनको वो आगे रिपील करेगा रिपन। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं कि घुमा के दे सकते हैं कि लिटन का काम रिपन में लिख के दे देंगे और रिपन का काम लिटन में लिख के दे देंगे। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अभी दिखाता हूँ कैसे। देखो, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था लिटन के टाइम पे, विच वॉज अ बैड एक्ट, जो इंडियन प्रेस को गैग करने का काम कर रहा था। वर्नाकुलर का मतलब होता है लोकल लैंग्वेजेस जो उस टाइम पे यूज़ हो रही हैं। तो जो हमारी वर्नाकुलर प्रेस थी, लोकल लैंग्वेज यानी कि हिंदी, पंजाबी, इन सब में जो अखबार वगैरह प्रिंट हो रहे थे ना, उनको गैग करने के लिए ये एक्ट आया था। तो दिस वॉज ए वेरी बैड एक्ट एक तरह से। फिर एक आर्म्स एक्ट आया था। आर्म्स एक्ट कब आया? 1878 में। ओनली इंग्लिश कुड कीप अनलाइसेंस्ड आर्म्स। अगर किसी को अनलाइसेंस्ड आर्म रखनी है, आर्म मतलब वेपन रखना है, पिस्टल वगैरह रखनी है, वो ओनली इंग्लिश को ही अलाउड था, इंडियंस को अलाउड नहीं था। तो एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो गई ना। इसने इंडियन सिविल सर्विसेज, उसके लिए जो मैक्सिमम एज है ना, उसको 19 ईयर्स कर दिया था। दिस इज़ ऑल्सो वेरी बैड। तो जब हम ये बोलते हैं कि ही वॉज अ बैड गाय, तो दिस इज़ वॉट वी मीन। फिर बात आएगी लॉर्ड रिपन की। ये भाई थोड़ा सा ठीक बंदा था। ही वॉज अ लिबरल डेमोक्रेट। ठीक है, 80 से 84 ये टाइम पीरियड है इसका, ये आपने याद रखना है। ठीक है, इसने क्या किया? इसने आते ही सबसे पहले रिपील कर दिया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो हमारा लिटन ने लगाया था। और क्या किया है? और इसने आर्म्स एक्ट को मॉडिफाई किया है। याद रखना कि आर्म्स एक्ट को रिपील नहीं किया है। रिपील किसको किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किया था। और मॉडिफाई किया है सिर्फ किसको? आर्म्स एक्ट को। क्या मॉडिफिकेशन की थी वो हमारे इतने काम की नहीं है। ठीक है, और इसके साथ साथ एक फैक्ट्री एक्ट भी आता है इंडिया में, फैक्ट्री एक्ट 1881 में। अब बिकॉज रिपन इज़ ए गुड गाय, तो ये रिफॉर्म लेके आएगा ना, अच्छे वाले रिफॉर्म लेके आएगा। तो क्या रिफॉर्म लेके आया था कि वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव होंगी। कैसे होंगी? चाइल्ड लेबर को बैन कर दिया एक तो। चाइल्ड लेबर कौन? 0 से 7 ईयर्स के जो बच्चे थे उनको चाइल्ड माना जाता था। ठीक है, एंड उनके वर्किंग जो उससे ऊपर वाली एज थी, 7 से 12 ईयर्स वाले बच्चे थे, उनके वर्किंग आवर्स को रिड्यूस कर दिया था। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें इस एक्ट के अंदर आई थी। और भी थी, वो आप पढ़ना है एक बार कि उनकी वर्किंग कंडीशंस को सेफ कैसे बनाना है, कि जो हैज़ार्डस मशीनरी है उसको फेंसिंग करी जाएगी। ये सारी डिटेल्स आपने खुद पढ़नी है। मैं सिर्फ आपको ये याद करा रहा हूँ कि ये फैक्ट्री एक्ट कब आया था? 1881 में। कैसे और किसके टाइम पे आया था? लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया था। ठीक है, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट डिटेल ये बनती है कि जनरली क्वेश्चन में ये पूछ लेंगे कि इंडियंस ने डिमांड किया था इसलिए फैक्ट्री एक्ट आया और कंडीशंस को इम्प्रूव कर दिया। थोड़ा सा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडियंस ने डिमांड नहीं की थी। इंडियंस को लगता था कि अगर हम अपनी वर्किंग कंडीशंस को फैक्ट्रीज़ में इम्प्रूव कराएंगे, तो देखो, अब अगर बेटर वर्किंग कंडीशंस होंगी, बेटर वेजेस होंगी, तो प्रोडक्शन तो महंगी हो जाएगी ना, प्रोडक्शन कॉस्ट तो हाई हो जाएगी। तो उनको लगता था कि हमारी जो इंडियन इंडस्ट्रीज हैं उनको जो एज मिला हुआ है ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ से, वो हम लूज़ कर देंगे। इसलिए जो इंडियंस थे वो इस टाइम पे ये चीज़ डिमांड नहीं करते थे। ठीक है, और ये डिमांड कहाँ से आई? ये डिमांड आई लंदन से, मैनचेस्टर वगैरह से।
ठीक है। वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे अच्छी कंडीशंस, अच्छी वेजेस मिलती थी, तो इसलिए वहाँ की प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा थी। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा थी, तो उनके जो इंडिया वाले प्रोडक्ट्स थे वो ज़्यादा बिक जाते थे और उनके प्रोडक्ट्स कम बिकते थे। तो इसलिए उन्होंने डिमांड किया कि इंडिया में भी रिफॉर्म्स लेके आओ ताकि वहाँ की प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाए एंड कम्पिटिटिवनेस आए मार्केट के अंदर। तो इसलिए फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था। आपको ये डिटेल याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्यों और कब और कैसे हुआ, बस आपने ये याद रखना है कि इंडियन ने डिमांड नहीं की थी, डिमांड लंदन या ब्रिटेन से आई थी। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट काम हुआ हमारे रिपन के अंदर वो हुआ था फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन को कंटिन्यू किया। देखो, मायो ने फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट की थी, लेकिन उसके बाद का बंदा तो बैड था, तो उसने डिसेंट्रलाइजेशन नहीं की कंटिन्यू, और उसके बाद वाला बंदा गुड था, तो इसलिए उसने कंटिन्यू की डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है। तो अब देखो, बिकॉज ये गुड बंदा है, तो ये क्या कर रहा है कि सेंटर ने प्रोविंसेस को जो डिसेंट्रलाइज करके चीज़ें दी हैं वही बोल रहा है कि लोकल गवर्नमेंट को दो। लोकल गवर्नमेंट में क्या आता है, पंचायत आ गई, है ना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, म्यूनसिपल कमेटीज़ वगैरह। ठीक है। और ये याद रखना कि जो फर्स्ट इंडिया में लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बना था, म्यूनसिपैलिटी बनी थी, वो मद्रास में बनी थी। ठीक है। तो ये यहाँ से क्या होती है कि स्टार्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट का स्टार्ट होता है यहाँ से। तो जो हमारा रिपन है उसको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये बोला जाता है। फिर ही वॉज अ गुड गाय, लेकिन कंट्रास्टिंग, गुड गाय होने के बावजूद एक हंटर कमीशन आता है, मतलब है तो ये अच्छा, लेकिन हंटर के नाम से थोड़ा सा सुनने में खतरनाक लगता है ना, तो गुड गाय के अंडर ये बैड चीज़ आती है एक तरह से, ये हल्का सा आपने याद रखना है। और मैं बैड इसको किस लिए बोल रहा हूँ, बिकॉज ये एजुकेशन से रिलेटेड था, और एजुकेशन रिफॉर्म्स तो हमें नहीं पसंद होते हैं ना, पढ़ाई करके कौन खुश होता है। ठीक है। तो इस छोटे से जोक से आपको क्या याद रहेगा कि हंटर कमीशन एजुकेशन से रिलेटेड था। और फिर वही पुरानी बात जो भी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं कि जब वुड्स होंगी, वुड्स यानी कि जब जंगल होगा तभी तो हंटर आएगा ना, है ना। तो इससे हमें क्रोनोलॉजी याद रहेगी कि वुड्स डिस्पैच के बाद हंटर कमीशन आया था। हंटर कमीशन कब आया था वो कैसे याद रहेगा, हंटर कमीशन तब आया था जब बंदा गुड था हमारा। ये बैड चीज़ कब आई थी, जब बंदा गुड था, तो 84 के अराउंड, 80-84 के बीच में। ठीक है। और 80-84 कैसे याद रहेगा, 1885 में हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, उससे पहले गुड गाय था, तभी तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बन पाई। अगर गुड गाय नहीं होता, लिटन जैसा होता, तो वो बनने ही नहीं देता ना। तो ये छोटा सा कनेक्शन है। इस तरह के कनेक्शंस आप खुद भी ढूंढ सकते हो, पूरे हिस्ट्री में मिलेंगे आपको। फिर इल्बर्ट बिल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि इल्बर्ट बिल वाज रिलेटेड टू व्हाट। ठीक है। टू अबॉलिश जुडिशियल प्रेजुडाइज फ्रॉम आईपीसी। क्या जुडिशियल प्रेजुडाइज था कि ओनली यूरोपियंस को यूरोपियंस ही ट्राई कर सकते थे, यानी कि अगर किसी यूरोपियन बंदे पे कोई केस चलना है तो वो यूरोपियन ही ट्राई कर सकता था, जज उसका यूरोपियन ही बन सकता था। इल्बर्ट बिल ने क्या बोला कि इंडियन बन सकता है जज। तो एमसीक्यू में क्या करते हैं, कभी कभी घुमा के दे देते हैं कि इल्बर्ट बिल ने क्या बोला कि इंडियंस कैन नॉट ट्राई यूरोपियंस, इंडियंस कुड नॉट ट्राई यूरोपियंस। अब हमें क्या लगता है कि ब्रिटिशर्स का बिल था तो ज़रूर यही ठीक होगा, क्योंकि इंडियंस को वो अच्छी चीज़ थोड़ी देंगे। बट अगर हमें ये याद रहे कि दिस वॉज डन बाय आवर गुड गाय रिपन, ठीक है, तो हमें इल्बर्ट बिल याद रहेगा। लेकिन क्या हुआ कि इल्बर्ट बिल से यूरोपियंस नाराज़ हो गए, उनको ये अपनी इंसल्ट लगी। ठीक है। तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी आ गई और इस बिल को विड्रॉ करना पड़ा, ये प्रोविजंस आ नहीं पाए। ठीक है। और इसके कारण हमारा जो गुड गाय रिपन है वो रिज़ाइन करके इंडिया से चला गया, बोला कि मेरी इतनी नहीं चलती तो फिर मैं यहाँ रह के क्या करूँगा, ऐसे करके वो चला गया। अब एक छोटी सी चीज़, कभी कभी जो इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछ लेते हैं, डिफेंस एसोसिएशन बनाई, किसने बनाई, हमें नाम देख के लगेगा एग्ज़ाम में ये तो इंडियंस ने बनाई होगी, तो ध्यान रखना है कि ब्रिटिशर्स ने बनाई थी। क्यों बनाई थी, मतलब इंडिया में बनाई थी, क्यों बनाई थी, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इल्बर्ट बिल। वो नहीं चाहते थे ना कि इंडियन उनको ट्राई करे, इंडियन उनका जज बने, इसलिए। अब आती है बात लॉर्ड डफनी की। ये वो डफर आदमी था जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनवा दिया। अब
ये चीज़ हमें कैसे याद रहेगी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनवाया डफर ने। तो बस इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी थी, तो हमें इसका टाइम पीरियड मिल जाएगा। ठीक है, मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें और क्या बताना था जो ये सब लिखा हुआ है। ये ऊपर वाली चीज़ें ही मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, डफर किस लिए बोलते हैं, क्योंकि इसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया, जिसने जाके आगे चल के इंडिया को इंडिपेंडेंट करा दिया। लाइक बड़ा रोल था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। एंड डफर इसलिए बिकॉज जिसको बनाया उसी ने इनको भगा दिया इंडिया से। ठीक है, तो इसने इनको बनाया और इसने इंडिया को इंडिपेंडेंट कराया और इनको इंडिया से भगा दिया, इसलिए ये डफर है। ठीक है, तो ये ऐसे याद रहेगा। और लिटा के रिप ना कर दे, यहाँ पे थे ना हम। और फिर क्या था कि वो डफर अभी तक इस सोच में पड़ा ही हुआ था कि वहाँ पे कौन आया, फार्मर। फार्मर मतलब लैंड लॉर्ड। ठीक है, लैंड लॉर्ड से हम किस पे जाते थे, लैंड्स डाउन पे। ठीक है, लैंड्स डाउन से इसके टाइम पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हुई थी वो हुई थी डुरांट लाइन बनी थी। डुरांट लाइन क्या है, 1893, हाँ 1893 या इसके आसपास, ये एग्जैक्ट मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। 1890s में ये लाइन बनी थी। और ये क्या थी, ये थी उस टाइम का इंडिया, यानी कि इंडिया की जो बाउंड्री थी वो उस टाइम पे पाकिस्तान भी इंक्लूडेड था ना। अगर पाकिस्तान की ये बाउंड्री है तो ये भी इंडिया ही था ना उस टाइम पे। तो ये जो लाइन बनी अफ़गानिस्तान और इंडिया के बीच में, इसको बोलते थे डुरांट लाइन। ये लाइन बनी थी उस टाइम पे। ठीक है, तो ये किसके टाइम पे बनी थी, हमारे लैंडलॉर्ड किसान। अब किसान के खेत की तो बाउंड्री होती है ना, तो ये याद रहेगा हमें यहाँ से 1893 में बाउंड्री बनी थी। फिर जो हमारा कर्जन आता है, इसके टाइम पे नॉर्थ NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बना था। ठीक है, वो भी यहाँ पे ये जो एरिया बना हमारा इंडिया और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का जो मिडल वाला एरिया बना, यहाँ पे बना था। तो कहने का मतलब है कि मैं एक छोटी सी आपको कनेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लैंसडाउन, कर्जन, अफ़गानिस्तान, NWFP, ये सब चीज़ें आपको हल्की फुल्की याद रह जाएँ तो अच्छी बात है। कोई ख़ास डिटेल भी नहीं है ये। ठीक है, पर फ्री में अगर याद हो सकती हो तो याद कर लेनी चाहिए, वो वाली बात है। तो इससे आगे का जो है कर्जन एंड ऑल, वो मैंने अगले लेक्चर में पढ़ाया है, वो लेक्चर मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या थी कि हाँ, अगले लेक्चर का एजेंडा, अगले लेक्चर में हम कर्जन से लेके आगे जितने भी गवर्नर जनरल्स हैं वो कवर करेंगे, प्लस एजुकेशनल रिफॉर्म्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें कौन कौन आएंगे, वुड्स डिस्पैच और उससे पहले की जो कहानी बनेगी वो, प्लस हंटर कमीशन, प्लस हंटर कमीशन के बाद आया था सैडलर कमीशन, प्लस फिर आया था हर्डोग कमीशन, फिर वर्धा स्कीम, फिर सर्जेंट प्लान। तो ये सब चीज़ें हम बड़े प्यार से, किस में क्या प्रोविजंस थे, ये सारी हायरार्की बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है मैंने। आप वो लेक्चर भी ज़रूर जाके देखना। ठीक है, और अगर ये लेक्चर आपको ठीक लगा है, अच्छा लगा है, तो थोड़ा लाइक वाइक करना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। एंड टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक ज़रूर दे दूँगा, तो टेलीग्राम पे भी आना, वहाँ पे बाकी लेक्चर्स की डिटेल्स आपको मिलती रहेंगी। ठीक, चलो आज के लिए फिर बाय बाय।